गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की और हम जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमने वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क हमारा क्या होता है, साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे या इन साइंस की टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है और ड्यू टू फोर्स वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो हमने वर्क डन के टाइप्स पढ़े थे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। और हमारे पास एक लास्ट क्या रहता है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास वर्क डन क्या होगा। ठीक है, मानना कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट पे वेट क्या लग रहा है, उसका mg लग रहा है। वेट क्या लग रहा है, mg लग रहा है। और मैं उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर जा रही हूँ। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। ये क्या आपकी फाइनल पोजीशन है और इस हाइट पे मैं इसको लेकर जा रही हूँ। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि मैंने इस इनिशियल पोजीशन से इस बॉक्स को उठाकर कहाँ लेकर गई हूँ, इस फाइनल पोजीशन पर लेकर गई हूँ जो कि एक h हाइट पर था। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या होगा, तो इस केस में आपको पता है वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपकी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें ये पता है कि वर्टिकल में हमारी जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है ऑफ अर्थ, वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, वेट। वो आपकी क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। और हाइट यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की, क्योंकि ग्रेविटी आपकी वर्टिकली लगती है, हॉरिजॉन्टली तो लगती नहीं है। तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, mg, और आपका वर्टिकल डिस्टेंस क्या था, h। तो आपका जो वर्क डन आया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, mg इंटू में h हो गया। अब पॉइंट क्या है आपका कि ये जो हम बोल रहे हैं कि वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, मतलब यहां से मैं यहां लेकर जा रही हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ आ जाती है, तो वो तो क्या है, अलोंग दी ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड ही होती है। लेकिन अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है और इसके अपोजिट में मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो यहाँ मैंने क्या बोला है कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है दैट इज mgh, वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। तो अकेला वर्क डन नहीं बोलना है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये आपका क्या था कि वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो ठीक है, अब इसी पे मैं एक न्यूमेरिकल बोलूं, ए पर्सन डज इक्वल टू 2500 जूल। एक पर्सन ने, एक इंसान ने क्या काम किया है, कितना काम किया है, 2500 जूल। आपको पता है जूल क्या होती है, SI यूनिट ऑफ वर्क, यानी MK सिस्टम की है। इन क्लाइंबिंग ए ट्री ऑफ हाइट, ठीक है, ये एक हमारे पास ट्री है, उस ट्री की हाइट है वो 5 मीटर है, और इंसान ने यहाँ से वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ चुका है जिसकी हाइट 5 मीटर थी। व्हाट इज द मास ऑफ द पर्सन, अगर उसने क्या पूछा है, मास ऑफ द पर्सन पूछा है,
टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। वर्क डन की जगह आपका क्या हो जाएगा 2500 जूल। मास एज इट इज, g की वैल्यू भी क्या है 10 है और h की वैल्यू भी क्या है 5 है। तो आपका मास क्या हो गया यहाँ से 2500 10 इंटू में 5, एक जीरो से एक जीरो गया और यहाँ पर क्या गया 50। तो आपका मास क्या हो गया 50 kg। आपका मास क्या हो जाएगा 50 kg। ठीक है, देखो फर्क है। अगर तो कोई बोले ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg। ठीक है, ये तो है मास। पर अगर कोई बोले ए बॉडी ऑफ वेट 50, तो उसको आपने 50 kg नहीं समझना है, उसका वेट है। तो वो जाएगा 50 kg वेट, जिसको हम न्यूटन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इसका ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो आपको वर्क डन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव आपका कब था, जब फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही थी। तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बीच में थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। और हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा एफएस आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 आपकी वैल्यू क्या थी 1 थी। बट अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, या अगर मैं बोलूं फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि क्या बना रहे हैं ये 180 डिग्री। और कोस 180 की वैल्यू क्या थी -1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा -Fs। और इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपका क्या आ जाएगा 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या है 0। तो वर्क डन आपका क्या आ गया था 0। तो ये क्या था 0 वर्क डन। तो आप क्या कहोगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्ट अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दिस केस वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स हमारे पास वर्क डन क्या है नेगेटिव है। और व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दिस केस 0 वर्क डन होगा आपका। तो ये तो था डायरेक्शन की टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन। अब हम क्या बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप हमारे पास एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी को आप डिफाइन करोगे तो क्या होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है, यानी जितना हमारे अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी हम उतना ही ज्यादा काम कर सकते हैं। तो उसी नॉर्मली बोला गया है कि इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इट इज मेजर्ड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। बात एक ही है, ठीक है, जितनी हमारे पास, अगर मैंने जितना ज्यादा काम किया है तो दैट मीन्स उसी काम को अगर मैं मेजर करती हूँ, भाई हाँ इसने कितना काम किया है, इसने कितना काम किया है, जिसने ज्यादा काम किया है यानी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। तो हम एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेजर करके देती है कि इंसान ने या किसी भी बॉडी ने कितना काम किया है, क्वांटिटी ऑफ वर्क जितना भी होगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। अब नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं होगा तो नो वर्क विल बी डन। एग्जांपल लेती हूं मैं, ठीक है, गाड़ी है, ठीक है, एक कार है और कार रेस्ट पर थी। अब जैसे ही उसने चाबी को घुमाया कार चलना स्टार्ट होगी, तो कार ने जैसे ही मूवमेंट किया यानी कार ने रन किया, कार चली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हुआ, उसने वर्क डन यानी उसने काम किया। लेकिन वो जो कार
चल रही है, ठीक है, जो कार चल रही है दैट मीन्स वर्क डन हो रहा है। लेकिन कार क्यों चल रही है? क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो जो फ्यूल है वो क्या दे रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। तो उस फ्यूल की वजह से जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उसी एनर्जी से उसने क्या किया है, वर्क डन किया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा, नो वर्क विल बी डन। एनर्जी की भी हमारे पास जो एसआई यूनिट है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो आपकी जूल ही होगी। लेकिन हमारे पास और भी आ जाती है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? और हम बात करें 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं अप्रोक्स। और हमारे पास आ जाती है 1 किलोवाट आवर। क्या आ जाती है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में देखो, किलोवाट आवर हमारे पास अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट कितना आ जाएगी, 1000। और आवर में हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और ये जो किलोवाट आवर है इसको हम बोल देते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोल देते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी जूल के अलावा 3 और यूनिट हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट, कैलोरीज और किलोवाट। ऑब्वियसली आपने खाने में सुना होगा कि ये जो फूड आइटम है या फिर हमारे जो फास्ट फूड है वो हाई कैलोरीज के होते हैं, ठीक है। तो उसको हम जो मेजर करते हैं वो कैलोरीज में मेजर करते हैं फूड आइटम्स को। इलेक्ट्रोवोल्ट हमारे पास है एनर्जी, ठीक है, किसी जैसे कोई सेल है, कोई बैटरी है, उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है, उसको हमने इलेक्ट्रोवोल्ट में कर लिया। किलोवाट आवर हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स हमारे घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि हमारे घरों में बिजली आने के बाद जो बिल आता है, ठीक है, वो यूनिट्स में आता है। भाई हाँ कि जो 1 महीने का 200 यूनिट हो गया या 20 यूनिट्स हो गया या 100 यूनिट्स हो गया, तो वो क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो ये आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम किसकी बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमारी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। जैसे हीट और थर्मल एनर्जी, और हमारे पास होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, वो भी मसल से जो एनर्जी लगती है वो भी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगी केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगी, हीट और थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी एंड सो ऑन। तो हीट और थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। तो हम एक एक थोड़ा इन एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी डिटेल में तो
आपके 10th में आएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ पाओगे। एनर्जी, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी हम किसको बोलेंगे? एनर्जी possessed by a body due to its temperature, टेम्परेचर की वजह से जो हमारी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? हीट या थर्मल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, या हम बोलते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। यानी एग्जांपल सेल और बैटरी है, सेल और बैटरी में देखो टॉर्च में हम सेल डाल देते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो वो बल्ब जो ग्लो किया है उसको एनर्जी कहाँ से मिली है? सेल से मिली है। तो सेल में कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी? केमिकल एनर्जी होगी, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बोलेंगे साउंड एनर्जी। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगी? साउंड एनर्जी। एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड साउंड। अब हमें पता है आपका साउंड का चैप्टर आएगा, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे। हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट अगर बॉडी करेगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी वो उस वाइब्रेशन में या जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसमें जो भी एनर्जी प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी। एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, उसको हमने क्या बोल दिया? सोलर एनर्जी बोल दिया। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ऑब्वियसली आपसे सन से जो एनर्जी मिलती है वो दो फॉर्म में मिलती है, लाइट भी मिलती है तो लाइट एनर्जी भी होगी, और साथ में हीट भी मिलती है तो हीट एनर्जी भी होगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? दोनों को मिला के सोलर एनर्जी, क्योंकि उस एनर्जी में लाइट भी होती है, हीट भी होती है। तो सन से जो मिलने वाली एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? एनर्जी possessed by body due to its motion and position, या हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोशन में है, या उसकी किसी कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप, साइज, उसकी पोजीशन की वजह से उस जो बॉडी यानी जो उस टाइम पर जो बॉडी में जो एनर्जी होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं बोलूं तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इसमें दो और आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या उसकी ड्यू टू इट्स पोजीशन जो भी एनर्जी पोजेस्ट कर रहा है बॉडी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट
और बट नॉट लीस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होगा, हमारे पास छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाना, या हम बोल सकते हैं हैवी न्यूक्लियस से दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई जब हम बनाते हैं, तो इस ड्यूरिंग प्रोसेस में जब हम छोटे न्यूक्लियाई को एक बड़े न्यूक्लियाई में कंबाइन करते हैं, या एक बड़े न्यूक्लियाई को हम छोटे छोटे दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं उनको, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जिसे हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बोलते हैं, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और लार्ज अमाउंट में होती है। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ एनर्जीज थी। ऑब्वियसली आपकी मस्कुलर एनर्जी भी है, ड्यू टू मसल्स जो एनर्जी है वो आपकी मस्कुलर एनर्जी है, और भी आपकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो इन सब एनर्जी की जब हम बात करते हैं, आपको इस चैप्टर में जो आने वाली है डिटेल में, वो मैकेनिकल एनर्जी है, बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये और जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो सारी आपकी 10th में आएंगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को डील करिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और ये बहुत डिटेल में चैप्टर होने वाला है। ये जो टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े डिटेल में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।